हेलो एवरीवन। मास्टर करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा विषय है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय वस्तु को हम यहाँ पर जनवरी 2021 से आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अप्रैल 2022 तक के यहाँ पे वार्षिकांक घटनाक्रम को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे जो कि यहाँ पर साइंस एंड टेक के अंतर्गत इंपॉर्टेंट रहे हैं। देखा जाए तो साइंस एंड टेक यूपीएससी के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है और यहाँ पर आपको देखा जाए तो 12, 14, 15, 16 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पिछले 4-5 सालों में आए हुए हैं। वहीं हम यूपीपीएससी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल के अगर पैटर्न को उठाकर देखें तो यूपीपीएससी में भी यहाँ पर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन की यहाँ पे संख्या बढ़ी है। इस दृष्टिकोण से अगर हम साइंस एंड टेक को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आते हैं कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं। जब आप साइंस एंड टेक को पढ़ते हैं, जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-5 जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपको आते हैं। इसमें अंतरिक्ष, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ ऊर्जा प्रौद्योगिकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। साथ ही साथ इसमें आईपीआर जैसे टॉपिक हैं वो भी यहाँ पर क्वेश्चन का आधार बनते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम अंतरिक्ष हो गया या जैव प्रौद्योगिकी हो गई या फिर आपको देखा जाए कि रक्षा इत्यादि क्षेत्र हो गए, उन सारी चीज़ों को हम चैप्टर वाइज में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज पिछले 1.5 साल में यहाँ पर किस तरीके के घटनाक्रम डेवलप हुए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और किस तरीके के इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पढ़ना है। मेरे साथ देखिए, मैं सारे टॉपिक्स आपको बताता चलूँगा, चैप्टर वाइज सारी जानकारी आपको देता चलूँगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इस चीज़ को यहाँ पे दरकिनार करिए। बस आपको मेरे साथ यहाँ पर अगले 1-1.5 घंटे जो भी समय यहाँ पे लगने वाला है, एग्जैक्टली पता नहीं कि वीडियो कितनी देर में जाके ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना, चीज़ों को सुनना है। जो टॉपिक हैं आप उन्हें पॉइंट वाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनके पॉइंट बना सकते हैं। वीडियो को देख करके सुन करके उनके नोट्स बना सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम भी है। इसके अलावा या फिर आप इनके मेन पॉइंट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आपको इन टॉपिक से रिलेटेड किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। ये करंट के घटनाक्रम को तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन करंट के घटनाक्रम के साथ साथ आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या फिर आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए जो आपको एज ए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम एक एक करके समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और यहाँ पर रिवीजन करते चलेंगे। देखिए, समय कितना भी लगे, संयम यहाँ पर ज़रूरी है और मेहनत कितने भी लगी, हमें सफलता यहाँ पर अर्जित करनी है। और इसी दृष्टिकोण से हमें ये पूरे लेक्चर को डिस्कस करना है। यहाँ पर आपको संयम बरतते हुए सारी चीज़ों को सुनना, समझना और पढ़ना है और मेहनत करनी इस तरीके से इस बार यहाँ पे एग्ज़ाम हमारा सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आज का हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरे साथ यहाँ पर अगले कुछ समय बनाए रखना है और चीज़ों को सुनते और समझते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैव प्रौद्योगिकी के चैप्टर को पढ़ेंगे और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पिछले 1-1.5 साल में कौन कौन से घटनाक्रम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पहला विषय वस्तु है उसको अगर देखा जाए तो इसमें देखिए है जीनोम एडिटिंग के बारे में पहला यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक इसका है जीनोम एडिटिंग का। क्यों चर्चा का विषय रहा तो सुनिए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने यहाँ पर सिरेमिक एंटीजन टी सेल थेरेपी का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। ये किस तरीके का परीक्षण है तो ये कैंसर कोशिकाओं की यहाँ पे पहचान व उन्हें नष्ट करने में सहायक है। ठीक है, तो कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने और नष्ट करने में सहायक के लिए जीन एडिटिंग की एक नई प्रक्रिया को डेवलप किया गया है, जो कि एक परीक्षण प्रक्रिया है। किस तरीके की? सिरेमिक एंटीजन टी सेल थेरेपी परीक्षण हम इसे कहते हैं। और क्या है इसमें तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं और यहाँ पर समस्याएं होती हैं, कैंसरकारी प्रवृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं वो व्यक्ति के कह सकते हैं एक बड़ा कारण यहाँ पर बनती हैं मृत्यु का भी। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, हाल ही में कोशिका आधारित यहाँ पे जीन एडिटिंग की जा रही है और इसके माध्यम से देखा जाए तो क्योंकि कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पे कैंसर के लगातार त्वरित गति से यहाँ पे बढ़ता है, अर्थात कोशिका जितनी तेजी से विभाजित होती है कैंसरकारी कोशिकाएं उतनी ही तेजी से यहाँ पर ये बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जीनोम एडिटिंग का जो प्रयोग है, बेशक जीन ऐसे जीन जो कि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं उनको एडिटिंग करके यहाँ पे एंटीबायोटिक सेल्स को डेवलप करना और उसके माध्यम से यहाँ पर हम उन कोशिकाओं को तेजी से विभाजन करना, कैंसर कोशिकाओं का यहाँ पे प्रवृत्ति को समाप्त करना और कैंसरकारी प्रवृत्तियों को त्वरित समय में पता लगाने जैसी सभी प्रकार की प्रक्रियागत स्थितियां आपको जीनोम एडिटिंग के माध्यम से यहाँ पे संभव है। देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कैंसरकारी प्रवृत्तियों के लिए ही यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ ये अन्य प्रकार के रोगों में भी यहाँ पर
प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ल्यूकीमिया, मल्टीपल मायोला, ग्लियोब्लास्टोमा, टाइप 2 मधुमेह, इन सारी चीजों में भी यहाँ पे जीनोम एडिटिंग के इस परीक्षण का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक जीनोम एडिटिंग। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको इसको बारे में क्या पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट में। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जीन एडिटिंग क्या है, खोज कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रिया इसमें यूज की जाती है, कौन कौन सी तकनीकियां अब तक जीनोम एडिटिंग को लेकर खोजी जा चुकी हैं, कितने प्रकार से होती हैं, इसके लाभ हानि नुकसान क्या हैं, ये सारी चीजें। तो जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड तुरंत यहाँ पे एक पॉइंट आउट बनाइए, जीनोम एडिटिंग को पूरा यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। इस टॉपिक को अगर वो नहीं भी छेड़ते हैं एज ए क्वेश्चन के रूप में, तो जीनोम एडिटिंग के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीनोम एडिटिंग का पूरा चैप्टर यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना है। चलिए अगला टॉपिक है यहाँ पे सोया मिल। ये क्या है, तो देखिए ये सोया मिल एक पशुधन चारा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर एक फसल है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो निर्जीव प्रकार की प्रकृति है और ये कुक्कुट चारे की फसल की एक घटक है। साथ ही देखा जाए तो ये पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसके आयात को हाल ही में मंजूरी दी गई, जिस कारण ये चर्चा का विषय बनी है। और भारत में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो इसमें बीटी कपास की खेती को करने को लेकर 2002 में यहाँ पे अनुमति दी गई थी। इसके अलावा गोल्डन राइस जैसी चीजें हैं और जीएम सरसों जैसी फसलें हैं, वो भी यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें क्या होती हैं, ये भी टॉपिक यहाँ पे नोट करिए, इनके बारे में आपको यहाँ पर जाकर पढ़ना है। टॉपिक का लेक्चर का नाम डालेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमारा चर्चा का विषय है सोया मिल। तो सोया मिल के बारे में ध्यान रखिएगा, कुक्कुट पालन से संबंधित एक चारा है और यहाँ पर ये पशुओं को दिया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सोया मिल इसका नाम है और साथ ही साथ यहाँ पे पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर अनुमति दे दी गई है, क्योंकि निर्जीव प्रकृति है अर्थात ये ज्यादा फैलने की संभावना इसकी नहीं है। अगला है जीनोम अनुक्रमण। ठीक है, अगला टॉपिक है जीनोम अनुक्रमण। ये क्या होता है, तो हाल ही में देखिए टेलीमेयर टू टेलीमेयर कंसोर्टियम के शोधकर्ताओं ने पहला पूर्ण मानव रेफरेंस जीनोम अनुक्रमण को खोज लिया है। और यहां पर अर्थात इसका मतलब हुआ कि डीएनए के जो क्षार युग्म के सटीक क्रम की को समझने में यहां पर सफलता प्राप्त कर ली है। देखा जाए तो जो आपका डीएनए होता है उसमें आपको बताया जाता है काफी सारे जीन होते हैं और यहाँ पर आपको क्षार पाए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के नाम से जानते हैं, एटीजीसी। तो यहाँ पर एटीजीसी जैसे आपके क्षार युग्मों की बात करें तो कहा गया है कि एक ह्यूमन बीइंग में यहाँ पर 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, जो मानव से संबंधित मानव निर्माण और वहां पर उससे बनाए जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं जो मानव में निर्मित होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, संसूचनाएं होती हैं, अन्य प्रकार की प्रक्रियागत स्थितियों का निर्माण होता है, वो इन्हीं क्षार युग्मों से यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीनोम अनुक्रमण के तहत किस कंपनी ने, तो टेलीमेयर टू टेलीमेयर कंसोर्टियम ने यहाँ पर पहला पूर्ण मानव रेफरेंस जीनोम अनुक्रमण को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। जीनोम अनुक्रमण का क्या मतलब हुआ कि आप जीन को सही तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पे रखना और उसके माध्यम से यहाँ पे मानव से संबंधित क्रियाविधियों, सूचनाओं की यहाँ पे प्राप्ति करना, उन्हें समझने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पे जीनोम अनुक्रमण कहते हैं। अगला टॉपिक जीनोम अनुक्रमण के बाद है जैव प्रौद्योगिकी प्राइड दिशा निर्देश। ये क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा डेटा विनियमन के माध्यम से अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने हेतु यहां पर प्राइड एक तरीके का नाम है, एक योजना का, एक दिशा, उसको लेकर बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा यहां पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइड जो है इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग का कहना है कि इसमें जैविक ज्ञान के डेटा के साझाकरण सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाए। जैविक डेटा का अर्थात एक जीव से संबंधित यहाँ पे डेटा को किस तरीके से एक व्यक्ति संस्था के द्वारा किसी दूसरे और व्यक्ति या संस्था के साथ साझा करने के क्या नियम, दिशा निर्देश हैं, इसको लेकर यहाँ पर सारी दिशा निर्देश या कहते हैं सिद्धांत या प्रावधानों को तय किया गया है। तो कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान है उनको समझ लेते हैं। पहली बात इसमें कही गई है कि निजता व गोपनीयता का संरक्षण करना होगा। किस बारे में, जैविक ज्ञान के डेटा का हमें क्या करना है, निजता और उसके गोपनीयता का संरक्षण करना है। दूसरा, डेटा उच्च मानकों पर आधारित, निष्पक्ष, सत्यापन योग्य यहां पर होना चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए और लोक सहभागिता को इसमें शामिल करना चाहिए।
साथ ही साथ भारतीय जैविक डेटा केंद्र के माध्यम से यहां पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा और डेटा का संरक्षण भी किया जाएगा। देखा जाए तो इस तरीके का जो डेटा है उसके माध्यम से एक बायोग्रिड की संकल्पना विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से इन डेटा को एक दूसरे के साथ यहाँ पे साझा करने की प्रवृत्तियों को यहाँ पे अपनाया जाएगा। लेकिन डेटा की यहाँ पे साझा करने की प्रवृत्तियों के दौरान या साझाकरण के दौरान यहाँ पर इन 4 सिद्धांतों का आपको पालन भी करना होगा। तो इसको लेकर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने यहाँ पर अपने सिद्धांत या दिशा निर्देश जारी किए। चलिए अगला है राइबो न्यूक्लिक एसिड हस्तक्षेप। ये क्या है? तो कीटनाशकों के निर्माण हेतु यहाँ पे आरएनए हस्तक्षेप तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर किया गया, जिसमें अवांछित कोशिका या हानिकारक जीन को निष्क्रिय किया जा सके। आरएनए अणुओं को स्प्रे, स्टेम इंजेक्ट, रूट ट्रेसिंग या बीज उपचार के द्वारा इसे पौधों में पहुंचाया जा सकता है। तो बेसिकली देखिए, कोई पौधा या फसल इत्यादि में कोई ऐसा जीव या जीवाणु या किसी ऐसे रोग से वो ग्रस्त हो जाए जिससे उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है, तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक हस्तक्षेप तकनीकी के माध्यम से एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसके माध्यम से हम पौधों या फसलों में ऐसे जीवाणुओं या कीटों या ऐसे चीज़ों को हम यहाँ पे आरएनए हस्तक्षेप की प्रक्रिया के माध्यम से उसके आरएनए को इस तरीके से यहाँ पर डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से वो पर्टिकुलर उन जीवों से लड़ने में सक्षम हो जाए या उस प्रकार के जीवों को यहाँ पर वो निष्क्रिय करने में सक्षम हो जाए। और इसके माध्यम से हम फसलों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके पर्यावरण के अनुकूल होते हुए वहाँ पे ज़्यादा प्रभावी हो सकती है इस प्रकार के कीटों के विरुद्ध, और यहाँ पर साथ ही साथ हम अच्छी फसलों के उत्पादन को भी यहाँ पे संभव बना सकते हैं। तो आरएनए हस्तक्षेप जो तकनीक है ये आपके आरएनए में परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों के माध्यम से इस तरीके के चेंजेस लेकर आती है जिसके माध्यम से फसलें क्या हो जाती हैं, अवांछित कोशिका या हानिकारक जीव इनको यहाँ पे निष्क्रिय कर दें। अगला इसमें है डार्क जीनोम। डार्क जीनोम क्या है? पारंपरिक तौर पर जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर के डीएनए को हम डार्क जीनोम कहते हैं। ठीक है, डार्क जीनोम देखा जाए तो हम ऐसे जीनोम को भी आप कह सकते हैं कि जिनके बारे में आपको नॉलेज बहुत कम है, अर्थात ऐसे जीनोम के बारे में भी आप इसे कह सकते हैं जिनके बारे में हमारे पास इतने बेहतर उपकरण नहीं हैं कि इनसे रिलेटेड जानकारी को निकाला जा सके, या फिर इनकी जानकारी हमारे पास बहुत कम है। तो ऐसे जीनोम को हम यहाँ पे डार्क जीनोम कहते हैं जिसके बारे में यहाँ पे पारंपरिक तौर पे अन्य जीनोम की तुलना में जानकारी हमें यहाँ पर कम उपलब्ध है। इसकी जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने उन विकसित क्षेत्रों की खोज की है जो स्किज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार से जुड़े प्रोटीन के लिए यहाँ पर कोड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो चर्चा का विषय है कि अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए क्या ये जीन यहाँ पर डार्क जो जीनोम है जो इस तरह के प्रोटीन इत्यादि का निर्माण करते हैं जिससे दो ध्रुवीय अर्थात बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गए जैसे रोग यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो क्या डार्क जीनोम इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या उनके द्वारा बनाए गए उपकरण इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसको लेकर खोज हुई है हाल ही में और इसी पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगला है इसमें देखिए अगला इसमें है बोर्न डीएनए। क्या होता है ये बोर्ग डीएनए? ऐसी संरचनाएं जो अपने वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों के जीन को निष्क्रिय और उनके व्यवहार व विशेषताओं को धारण कर लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि ऐसी संरचनाएं या ऐसे डीएनए जो मौजूदा सूक्ष्म जीवों के जीन को क्या कहते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, और साथ ही साथ उन जीवों के जीन या डीएनए के जो गुण होते हैं वो स्वयं यहां पे धारण कर लेते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं बोर्ग डीएनए। अब देखा जाए तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, ये भी यहां पर देखा जाए तो आपको यहां पर ये पाचन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं, साथ ही उपापचय की क्रियाओं में अनेक जीवों की विशेषताओं को समाहित करते हैं। इनका संभावित जो उपयोग किया जा सकता है वो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध किया जा सकता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है और बोर्ग डीएनए जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल घटक भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो जो गुण इसमें पाया जाता है कि अपने आसपास के वातावरण को यहाँ पर देखा जाए या सूक्ष्म जीवों को ये निष्क्रिय कर सकता है, उनके गुण को स्वयं धारण कर सकता है, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ डेवलप हुई हैं वहाँ पर ये कारगर उपाय के तौर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? बोर्ग डीएनए का। अगला इसमें है राष्ट्रीय जीन बैंक। क्या है राष्ट्रीय जीन बैंक?
हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, जो पूसा में स्थित है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत यहां पे अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया गया। इसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म संरक्षण किए जाएंगे। क्षमता ध्यान रखिएगा, पहली चीज की विश्व का ये दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक है और इसमें जो क्षमता इसकी है 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ वर्तमान जो यहाँ पे डेटा है वो कहता है कि वर्तमान में इसमें 4.52 लाख यहाँ पे जीन परिग्रहण है, जिसमें से 2.7 लाख जो जर्म प्लाज्म है वो भारतीय हैं, बाकी जो शेष हैं वो विदेशों से यहाँ पे आयात किए गए हैं। इसमें 4 प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जीन बैंक में 4 तरीके की सुविधाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला कि ये जीन बैंक है जो कि -18 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, सुविधाएं प्रदत्त हैं। क्रायोजेनिक बैंक की यहाँ पे सुविधाएं प्रदत्त हैं जो -170 से -196 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर काम करता है। इन विट्रो जीन बैंक है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फील्ड जीन बैंक भी यहाँ पर आपको सेवाएं ये दे रहा है। तो ये तो राष्ट्रीय जीन बैंक की यहाँ पे सुविधा हो गई। एक और यहाँ पे डेटा आपको ध्यान रखना है, वो ये है क्योंकि ये विश्व का दूसरा है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो आपका जीन बैंक है वो है नॉर्वे में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सील्ड वॉल्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा बीज संग्रहण केंद्र है। वहीं भारत का जो सीड वॉल्ट है वो चांगला लद्दाख में यहां पर स्थित है। तो चलिए राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में देख लिया और इसके साथ साथ यहां पर आपको जैव प्रौद्योगिकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको भी यहां पे स्टडी करनी है, खासकर यहां पे जीनोम एडिटिंग, डीएनए आरएनए गत की यहां पे प्रक्रियागत स्थितियां, जीएम यहां पे फसलों के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे देखे जाए तो डार्क जीनोम प्रक्रिया, जीनोम अनुक्रमण के बारे में यहाँ पर आपको जरूर यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, उसको यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट है, जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करंट के टॉपिक्स के साथ साथ जो बेसिक चीजें आपको रिवीजन जरूर करनी है। पूरा मत पढ़िए, लेकिन मेन जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको जरूर यहाँ पे पढ़ते चलना है। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी के बाद दूसरा चैप्टर आता है नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में। तो कौन कौन सी घटनाक्रम रही हैं यहाँ पर पिछले एक साल में, 1-1.5 साल में नैनो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। पहला है नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक का निर्माण किया गया है। ये नैनो आकार के नाइट्रोजन कण हैं। इन कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कणों की संख्या अधिक प्रभावशाली इन्हें बनाती है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम एनवीएल कहते हैं और एनवीएल जो है इनका उत्पादन करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश यहां पर बन गया है। और क्या खासियत है इसकी? देखा जाए तो यह पारंपरिक रूप से सस्ता है। पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को यह 50% कम कर देगा। साथ ही मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता में सुधार लेकर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, ज्यादा मात्रा में जब आप यूरिया या उर्वरक यूज करते हैं तो सिंचाई इत्यादि के माध्यम से पानी के साथ साथ मिट्टी में यहाँ पे भूमिगत चला जाता है। उर्वरक का छिड़काव इत्यादि करते हैं तो वो हवा के माध्यम से यहाँ पे फैलता है। इससे हवा, भूमि और जल तीनों ही दूषित होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिक्विड यूरिया, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए, इसने कहा कि 50% उर्वरक के उपयोग को कम कर देगा। इसके कहना का मतलब यह है कि यहाँ पर कम उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो मृदा, वायु, जल यहाँ पे आपका प्रदूषित हो रही थी उसमें भी यहाँ पर आपको कमी आएगी और सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने एनयूएल की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड के साथ यहां पे समझौता किया गया है। अगला टॉपिक है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। ये क्या है? तो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने लागत प्रभावी जैन संगत और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो नैनो जनरेटर तैयार किए गए हैं जो हर जगह मौजूद कंपन के रूप में उपस्थित यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में उत्पन्न कर सकता है। अर्थात एक ऐसे यहां पे नैनो जनरेटर जो कि अपने आसपास यहां पर जो कंपन है उस कंपन यानी यांत्रिक ऊर्जा को यहां पे क्या करेगा, कन्वर्ट करके यहां पर आपको कंपन को के रूप में उपस्थित यांत्रिक ऊर्जा को बिजली यहां पर उससे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करेगा। यह इलेक्ट्रिक चार्ज के निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके अनुप्रयोगों में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वचालित उपकरण, अन्य जैव चिकित्सा अनुप्रयोग,
CNMSS नामक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त एक संस्था है जो इसका यहाँ पर निर्माण कर रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा नैनो जनरेटर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर कंपन को यांत्रिक ऊर्जा जो कि यहाँ पर उसमें उत्पन्न है, उस यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से बिजली को उत्पन्न करने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। नाम इनका ध्यान रखिएगा, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स। चलिए, तो नैनो प्रौद्योगिकी में ज्यादा कुछ नहीं था, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं। लेकिन हम आते हैं इसके अगले चैप्टर में, और अगला जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर। दो चैप्टर्स को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर में सबसे पहले ब्लॉकचेन पर एक राष्ट्रीय नीति आई है, और इस राष्ट्रीय नीति का एक अहम हिस्सा ये है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बेस पे यहाँ पे आधारित है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी इसे अपनाए जाने की बात की जा रही है, और अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग की यहाँ पर बात भी हो रही है। ऐसी स्थिति में ब्लॉकचेन तकनीकी को लेकर यहाँ पे क्या आया है इसको समझ लेते हैं। देखिए, साझी ब्लॉकचेन अवसंरचना के माध्यम से विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करने को लेकर यह राष्ट्रीय नीति लेकर आई गई है। साथ ही इसमें अनुसंधान विकास क्षमता और कौशल नवाचार प्रौद्योगिकी तथा एप्लीकेशन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में भारत को विश्व में अग्रणी बनाना, नागरिकों व व्यवसायों को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल सेवा को उपलब्ध कराना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित नीति के रूप में यहाँ पर इस नीति के तहत यहाँ पर इसका विकास किया गया है। देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो हम अनुप्रयोग यहाँ पर करते हैं, ये भूमि के रिकॉर्ड को रखने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, औषधि की आपूर्ति, ई नोटरी सेवा, कृषि बीमा, पहचान प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्रों में वर्तमान समय में हम यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पे नेस्कॉम के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स प्राइम यहाँ पे प्रोग्राम को भी शुरू कर दिया है, और मार्गदर्शन व क्रियान्वयन हेतु यहाँ पे ब्लॉकचेन सलाहकार परिषद और संचालन समिति का भी यहाँ पर गठन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत जो भी यहाँ पे जानकारी इत्यादि होंगी उसे कोई भी यहाँ पे पढ़ और लिख सकता है, जो उसके साथ आम नागरिकों के लिए यहाँ पर जारी की जाएगी। चलिए, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर राष्ट्रीय नीति के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और चर्चा का विषय है लगातार जो आप सुन रहे होंगे 5G टेक्नोलॉजी को लेकर। क्या है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा का विषय क्यों है? तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के 5G परीक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने की समय सीमा को दूरसंचार विभाग के द्वारा हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। जो लास्ट यहाँ पर डेट थी कि आपको 5G टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक परीक्षण यहाँ पे उपलब्ध कराना है, तो वो आपको मई 2022 था, लेकिन दूरसंचार विभाग ने इसे 6 महीने के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया है। देखा जाए तो 5G तकनीकी एक उच्च आवृत्तियों पर संचालित होती है, जो नए प्रकार के यहाँ पे नेटवर्क को संभव बनाता है, जिसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सभी को एक साथ आभासी रूप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर उन्नत सेवा प्रदाता के, जिसमें मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों को जोड़ने के लिए यहाँ पे उन्नत सेवा प्रवाह क्षमता से युक्त बनाया जाएगा। इसमें 5G के लिए 3 बैंड पर यह काम करता है, जो निम्न अर्थात लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ये काम करते हैं। 5G को गति, लैटेंसी अर्थात विलंबता, जो मैसेज या कॉल्स की आवाजाही में होती है, और उपयोगिता जैसे दीर्घकालिक मुद्दों के यहाँ पे समाधान में यहाँ पर बहुउपयोगी यहाँ पर हो सकता है, अर्थात ऐसी समस्याओं का समाधान में सहायक यहाँ पर हो सकता है। 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ 6G के लिए भी एक नवाचार समूह का गठन किया गया। ठीक है, 5G अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन 6G को लेकर यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए एक नवाचार समूह गठित किया गया दूरसंचार विभाग के द्वारा। इसके अध्यक्ष हैं के राजारमन, और इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर 6G के अनुसंधान और विकास के लिए एक रोड मैप तथा एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए इसको गठित किया गया है। अगला है लाइट फिडेलिटी तकनीकी। ठीक है, क्या है लाइट फिडेलिटी तकनीकी? स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख संस्थान को लाईफाई नेटवर्क यहां पे प्राप्त हुआ। लाईफाई देखा जाए तो एक वायरलेस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तकनीकी है, जो डेटा संचालित करने के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का यहां पे प्रयोग करता है। और देखा जाए तो लाईफाई का जो उपयोग अपने आप में है, बेसिकली हम देखा जाए तो
नेटवर्क या इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइडेशन संचार को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और लाइफाई क्योंकि यहाँ पर बेहतर क्यों और है, देखिए सबसे अच्छी चीज ये है कि अत्यधिक तीव्र गति से डेटा का यहाँ पे हस्तांतरण करता है, कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। शहरी क्षेत्रों में इसका और भी ज्यादा बेहतर उपयोग तब यहाँ पर होता है जहां पर रेडियो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हो। वहीं ये गांवों में ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए काम करता है कि अगर गांवों में आप फाइबर ऑप्टिकल यहाँ पर नेटवर्क की एक बेहतर व्यवस्था है, कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइफाई जो सेवाएं हैं वो काफी बेहतर यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती हैं। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें प्रकाश तरंगों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लाइफाई में हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश तरंगों का हम इसमें उपयोग करते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इसके बारे में भी लगातार चर्चा का विषय रहता है, 5G, मशीन लर्निंग, IoT, ठीक है, AI। तो IoT देखा जाए या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र ने कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक यहां पर एक रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, इस पर एक रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में, इसके तहत सभी उपकरणों को उनकी पहचान के लिए एक कोड प्रदान किया जाएगा। इसमें मानक व अंतर संचालनीय संचार प्रोटोकॉल का उपयोग कर किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना मशीन टू मशीन संचार को संभव बनाया गया है। साथ ही IoT के तहत मोबाइल उपकरण, स्मार्ट वॉच, कारें इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है और इसके लिए प्रोसेसर, सेंसर, संचार हार्डवेयर उपकरण यहाँ पे उपयोगी होते हैं, जिसके माध्यम से हम इन जैसे कि मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, कारों हैं इत्यादि को आपस में हम जोड़ सकते हैं और उनकी प्रक्रियाओं को संपादित कर सकते हैं। इसका उपयोग वर्तमान समय में घर, कारखाने, वाहन, रक्षा, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, देखा जाए तो मेटावर्स परियोजनाओं में रुचि के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में यहां पर शामिल हो चुका है। अर्थात यहां पर देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार मेटावर्स जैसी परियोजनाओं में भारत यहां पर विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। और ऐसा यहां पर देखा जाए तो मेटावर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, तो इसका उपयोग जो होता है, मेटावर्स जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन तकनीकी पर यहाँ पे आधारित है। इसमें गेम्स और एप्लीकेशन को संदर्भित यहाँ पर मेटावर्स है। और मेटावर्स को हम कह सकते हैं आभासी वास्तविकता या संवर्धित वास्तविकता के रूप में समझा जा सकता है। अर्थात कोई ऐसा गेम या ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप खेल रहे हैं, मान लीजिए कोई गेम ही आप खेल रहे हैं, उसमें आप आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से आप उस गेम के अंदर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर मेटावर्स की दुनिया। ठीक है, तो वर्तमान समय हम देखा जाए तो इसका उपयोग जो होता है डिजिटल रूप से किया जा रहा है। इसमें हम लाइव या आभासी रूप से उपस्थित रह सकते हैं किसी गेम इत्यादि में। मेटावर्स के टोटल 7 घटक हैं, ध्यान रखिए कितने हैं, 7 घटक हैं। कौन कौन से हैं, अनुभव जैसे कि गेम हो गया आपका, सोशल मीडिया हो गया, खोज जिसमें विज्ञापन नेटवर्क हो गए, अर्थव्यवस्था के सृजनकर्ता जिसके तहत यहाँ पे डिजाइन टूल, संपत्ति बाजार हो गया। चौथा यहाँ पे देखा जाए स्थानिक गणना जिसमें 3D इंजन हो गए, विकेंद्रीकरण जिसमें एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, और ह्यूमन इंटरफेस जिसमें मोबाइल, स्मार्ट वॉच हो गए, ग्लासेस हो गए, और अवसंरचना जिसमें 5G हो गई। ये सारी चीज़ों को मिला करके हम मेटावर्स को कहते हैं और इन मेटावर्स के माध्यम से ही हम यहाँ पर इस तरीके का एप्लीकेशन और गेम्स या ऐप डेवलप कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को उस मेटावर्स की दुनिया में आभासी रूप से यहाँ पर पहुंचा सकते हैं या उपस्थित वहां पर वो हो सकता है। चलिए, एक और नियम आया भारत में ड्रोन के विनियमन को लेकर। क्या है ये नियम, तो नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नीति 2021 के प्रारूप को यहाँ पे जारी किया है, जिसमें ड्रोन मानव रहित विमानों के रिमोट कंट्रोल के माध्यम से विमान चालक के बिना परिचालित होने वाले यहाँ पे उपकरण के तौर पर होते हैं। और इन ड्रोन का देखा जाए तो ये जो नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं, नौसेना, जल सेना या थल सेना के ड्रोन पर ये प्रतिबंध इत्यादि यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई नियम नहीं है। ये बेसिकली आम व्यक्ति और यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है, इन ड्रोन के जो नियम होंगे वो उन पर लागू होंगे। देखा जाए तो वर्तमान समय में हम ड्रोन का जो प्रयोग करते हैं कृषि में, फसल स्वास्थ्य, वन और वन जीव संरक्षण, शहरी सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, सफाई, निगरानी, दवाओं के वितरण, आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, घरेलू सुरक्षा, आपदा प्रबंधन में खोज बचाव,
वितरण और खनन अन्वेषण और उनके प्रबंधन के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम आज वर्तमान समय में ड्रोन के कई अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हुए देख सकते हैं। वर्तमान समय में ड्रोन कौन उड़ा सकता है, तो यहाँ 18 से 65 आयु वर्ग के मध्य कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे ड्रोन का लाइसेंस यहाँ पे प्राप्त हो सकता है और 10वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी हो। साथ ही यहाँ पर ड्रोन के कई अलग अलग यहाँ पे श्रेणियां बनाई गई हैं उनके आकार और साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए ड्रोन जो है नैनो ड्रोन, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और विशाल श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे ड्रोन और यूएवी को यहाँ पे विभाजित किया गया है। चलिए अगला यहाँ पे देखा जाए तो एक बात और इसमें कही गई है कि ड्रोन का परिचालन आप किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। तो इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 3 जोन बनाए गए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन एरिया में देखा जाए तो आप यहाँ पे ड्रोन का आम व्यक्ति या जो है वो परिचालन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अनुमति लेनी होगी, सारी जानकारी और डेटा देना होगा। और येलो और रेड इत्यादि जो जोन है वहाँ पे आप इस तरह के किसी भी तरीके का परिचालन नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो दिशा निर्देश हैं वो ड्रोन नीति में यहाँ पर जारी किए गए। अगला टॉपिक है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। देखिए इसको लेकर हाल ही में भारत ने एक प्रतिबंधात्मक यहाँ पे थोड़ा सा रोक लगाने की इसको बात कही गई है सैटेलाइट इंटरनेट परियोजना को लेकर, जिसके कारण ये चर्चा का विषय रहा। तो यहाँ पे स्टारलिंक के माध्यम से एक ऐसी योजना को लेकर आया गया था। क्या है इसके बारे में, क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सरकार ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भारत में उपग्रह आधारित सेवाओं की पेशकश करने से रोकने के लिए यहाँ पे परामर्श जारी किया है। ठीक है, स्टारलिंक का यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा। इसमें सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च किसी भी कंपनी को उपग्रह आधारित जैविक मोबाइल निजी संचार के सेवा लाइसेंस की यहाँ पर आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यदि कोई भी कंपनी है जो उपग्रह आधारित यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराता है तो उसे सबसे पहले यहाँ पर भारत सरकार की या उस देश के हमें यहाँ पे संचालन करने की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। यह व्यक्तिगत संचार प्रणाली है जो छोटे और सरल परिवहन योग्य यहाँ पे टर्मिनलों के संबद्ध उपग्रहों के समूह द्वारा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कवरेज यहाँ पे प्रदान करती है। इसे एलईओ कक्षा में स्थापित किया गया है और भारत में अन्य प्रकार की यहाँ पर देखें सेवाओं में डिजिटल सब्सक्राइबर, लाइव फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस सेलुलर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जैसे सेवाओं के माध्यम से आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन भारत ने क्योंकि यहाँ पे एक निजी प्रक्रियागत स्थितियाँ हैं और निजी क्षेत्र के माध्यम से ये जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो उसमें कई सारी खुफिया जो जानकारियाँ हैं वो निजी स्तर पे यहाँ पे प्रयोग की जा सकती हैं, उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और किसी प्रकार का यदि आप लाइसेंस भी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं और वो सेवाएं अगर भारत में प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उस डेटा के यहाँ पे चोरी होने और उसका मिसयूज़ होने की संभावना भी बन सकती है। इन्हीं सारे दृष्टिकोण से भारत सरकार ने यहाँ पर इस उपग्रह आधारित निजी जो आपके स्टारलिंक के माध्यम जो आपको सेवाएं यहाँ पे प्रोवाइड होनी है इंटरनेट की, उस पर यहाँ पर रोक लगाने संबंधी बात कही है। चलिए अगला यहाँ पे है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FRT। क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए FRT के उपयोग पर एक यहाँ पे अध्ययन करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के अध्ययन को मंजूरी किस लिए दी गई है और क्या क्या यहाँ पे मानक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या लाभ हानि है वो देख लीजिए। देखिए FRT चेहरा पहचानने की तकनीक है। इसमें पहचान की पुष्टि के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं फोटो, वीडियो या रियल टाइम में विशिष्ट चिन्हों को यहाँ पर हम बायोमेट्रिक के रूप में यहाँ पे प्रयोग करते हैं। साथ इसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से हम इस चेहरे को एक विशिष्ट डेटाबेस में परिवर्तित करते हैं। आपके बायोमेट्रिक्स को लेते हैं जिसमें आपका चेहरा, आंखें और अन्य तरीके की जो जानकारियाँ हैं वो इसमें मिलान करते हैं या तुलना करते हैं और उसके आधार पर यहाँ पर आपकी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। बायोमेट्रिक डेटा लेकर इसे संख्यात्मक एक कोड दिया जाता है। यह कई प्रक्रियाओं व तकनीकों पर निर्भर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेटा का संग्रहण किया जाएगा FRT के माध्यम से, उस डेटा का संग्रहण किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से। इसके अलावा अपराध जो है किस प्रकार के अपराधों के लिए यहाँ पर ऐसे लोगों का यहाँ पे FRT यहाँ पर किया जाएगा। देखिए इसमें अपराध शामिल हैं लापता बच्चों आदि किसी पहचान इत्यादि करने के लिए, साथ ही यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस इत्यादि के लिए,
हम इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई अपराधी तो नहीं है, कहीं घूम रहा है, उसकी पहचान नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर हम फेशियल रिकॉग्निशन के सिस्टम के माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। कोई बच्चा खो गया है या उसकी यहाँ पे पहचान नहीं हो पा रही या वो लापता है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑफिस इत्यादि में यहाँ पर अटेंडेंस को के तौर पे हम यहाँ पर इसका प्रयोग FRT का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लाभ हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अपने कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि निजता का उल्लंघन, डेटा यहाँ पे संरक्षण कानून नहीं है, और साथ ही साथ निगरानी विनियमन संबंधी प्रभाव यहाँ पर कम है। सरकार के द्वारा यहाँ पर इसका इस्तेमाल व्यापक निगरानी के रूप में भी आपको किया जा सकता है, और ये सारी यहाँ पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं FRT से रिलेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेकर के। यहाँ पे चिंता या हानि के तौर पे इसे दर्शाया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे पहला पार्ट, टोटल देखा जाए तो हम सिर्फ 4 पार्ट में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट कर देंगे, और ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है, आधे घंटे से आप मेरे साथ बने हुए हैं, और पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में आएंगे, अपने यहाँ पे 25% को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट में, लेकिन देखिए अभी हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। अभी हम सूचना संचार और कंप्यूटर जो प्रौद्योगिकी है वो यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ पे कुछ और एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं। अगला देखिए, इसमें टॉपिक आया है भूस्थानिक डेटा को लेकर के। क्या है भूस्थानिक डेटा? तो देखिए, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भूस्थानिक क्षेत्र के संबंधी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह पर अवस्थित वस्तुओं घटनाओं का डेटा यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें 80% जो डेटा है वो भूस्थानिक है। देखा जाए तो ये डेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक वेक्टर डेटा होता है, जिसमें यहाँ पर अवस्थित व आकार को प्रदर्शित करने के लिए हम ज्यामितीय आकृति का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर है आपका रेस्टर डेटा, जिसमें हम डिजिटल इमेज स्कैन का प्रयोग करते हैं, मानचित्रों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भूस्थानिक डेटा का प्रयोग अनुप्रयोग हम कहाँ किन किन क्षेत्रों के लिए करते हैं? तो इसमें आपदा जोखिम में कमी के लिए, सामाजिक विकास, ऊर्जा और बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए हम भूस्थानिक डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बारे में ध्यान रखिएगा, भूस्थानिक डेटा। अगला है साथी। ठीक है, क्या है साथी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 वर्षों के लिए 5 साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ये उच्च विश्लेषण की सामान्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इस प्रकार दोहराव और विदेशी स्रोतों पर इनकी निर्भरता को कम करेंगे। साथी प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान समय में इसके अंतर्गत 3 केंद्र बनाए जा चुके हैं, जिसमें IIT खड़गपुर को इसमें शामिल किया गया है, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी को साथी परियोजना के तहत यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस तरीके के देखिए, साइंस एंड टेक का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कई बार वो बहुत सिंपल से रिलेटेड योजनागत स्थितियों के बारे में, किए गए समझौतों के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार सिर्फ मिलान इत्यादि करने को लेकर, कई बार संस्थाओं के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो साइंस एंड टेक में आपको अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के साथ साथ योजनागत स्थितियों, सरकार, संस्थाओं इत्यादि और किए गए समझौतों, नई खोजों के बारे में भी आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, यदि आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आने। अर्थात एकांगी होकर नहीं पढ़ना है, बल्कि साइंस एंड टेक को अलग अलग पर्सपेक्टिव से और पूछे जा सकने वाले आधारों के को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको स्टडी को कंटिन्यू रखनी है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला है इसमें इंडिगो। इंडिगो क्या है? देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों में यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे देना, उन्हें प्रदान करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम एकल पॉलीमॉर्फिज्म चिप यहाँ पर विकसित की गई है, और इसे यह 11,496 मार्करों के साथ विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पे पशु चिप है। इस स्वदेशी चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। तो देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को यहाँ पे संरक्षण प्रदान करने के लिए ये क्या है? एक एकल पॉलीमॉर्फिज्म चिप यहाँ पर है, और इस तरीके का चिप बनाने के लिए भारत यहाँ पर पहला यहाँ पर देश बन गया है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पे पशु चिप के रूप में इसे डेवलप किया गया है। और डेवलप किया किसने है तो वो भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। अगला है फेक बस्टर। ठीक है, क्या है फेक बस्टर? IIT रोपड़ ने
मोनारा विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के यह डिटेक्ट किया है, जिसका नाम यहाँ पे एक डीप फेक है, डीप फेक या फेक बस्टर। डीप फेक बेसिकली हम कहते हैं ऐसी चीज को जिसमें डीप का मतलब होता है डीप लर्निंग, और फेक से मतलब होता है यहाँ पर आपको नकली वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल रूप से परिवर्तित मीडिया द्वारा और उसे प्रस्तुत करने की यहाँ पर असत्य जानकारी इत्यादि को फैलाने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर डीप फेक कहते हैं। और फेक बस्टर जो है, इसके माध्यम से हम ऐसे डीप फेक प्रक्रियागत स्थितियों की पहचान करने में यहाँ पर पहचान करने वाला एक उपकरण है। ठीक है, समझ में आया? तो डीप फेक के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आपको फेक कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि जो भी वीडियो, ऑडियो और अन्य चीजें यहाँ पे डेवलप की गई हैं, उनको पहचानना, उन्हें यहाँ पे हटाना के लिए यहाँ पे फेक बस्टर को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। अगला है सभी पहलों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है ये? इंटेल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से यहाँ पर इसे विकसित किया है, जिसमें 4 घंटे की स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य है 10 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे परिचित कराना। तो शिक्षा का एक बेहतर माध्यम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्वचालित तरीके से शिक्षा प्रोवाइड कराना। अगला है डेल्फी। सेल्फी आप अपनी इमेज और फोटो यहाँ पे अच्छी खासी क्लिक करते होंगे, लेकिन डेल्फी का क्या मतलब होता है? साइंस एंड टेक के क्षेत्र में इसको भी समझ लीजिए। डेल्फी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जो नैतिक निर्णय लेने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे किसी भी ऑनलाइन सेवा, रोबोट व वाहन में स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली महिलाओं के प्रति नस्लीय पूर्वाग्रह, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली और डिजिटल असिस्टेंट, हीट स्पीच इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डेल्फी का प्रयोग यहां पे ध्यान रखिएगा और किस सिस्टम पे काम करती है। अगला है यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह। यह फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया और यह विश्व का प्रथम वाणिज्यिक और पूर्णतः पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। इस उपग्रह का प्रयोग गतिशील ऑब्जेक्ट्स जैसे विमान, समुद्री पोत, सचल यहाँ पे विमान, समुद्री पोत हेतु सचल कवरेज यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा इत्यादि में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, उनकी स्थिति इत्यादि के बारे में पता करने के लिए। इसे एयरबस के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना के तौर पे डेवलप किया गया है। अगला है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्लॉक्स। ये क्या होती हैं? भारतीय रेलवे अपने नियंत्रण कार्यालयों को जीपीएस घड़ियां यहां पर उपलब्ध कराएंगी, क्योंकि ये जो उपग्रह प्रणाली आधारित घड़ियां हैं जो पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय मानकों तक कम लागत वाली पहुंच यहां पे प्रदान करने के लिए हम यहां पे परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, जीपीएस आधारित जो आपकी क्लॉक्स हैं या घड़ियां हैं वो भारतीय रेलवे के द्वारा अपने नियंत्रण कार्यालयों को दिया जाएगा। अगला है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। यह पहला फोरम है जिसको नवंबर 2021 में देखा जाए तो इसकी यहाँ पे बैठक हुई और इसमें इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें अंतर सरकारी संगठन, निजी संगठन, सिविल सोसाइटी के संगठनों यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अंतिम इसमें जो टॉपिक है अंतरिक्ष जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, वो है डिजिटल एम्बार्सिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में का उपयोग मानचित्रों के उच्च गति से उत्पादन और ब्रेल मानचित्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह एक डिजिटल प्रिंटिंग तकनीकी है। यह प्रिंटिंग प्लेट, सांचे, रसायन, सॉल्वेंट्स की आवश्यकता इसमें होती है। साथ ही इस तकनीक को भारत में पहली बार राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन के द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित यहां पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्या नाम है इसका? डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी। उपयोग किस लिए किया जाता है, किस तरीके से कार्य करता है और इसको विकास किसके द्वारा किया गया है। तो एक और चैप्टर यहां पे आपका फिनिश हो गया। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली? जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लिया, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लिया, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लिया और कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे घटनाक्रमों को देख लिया। 4 चीजें यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गई। आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है यहाँ पर आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस कई तरीके से रखेगा आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे उपग्रह कौन कौन से प्रक्षेपित किए गए, अंतरिक्ष के बारे में कई सारी जानकारी हो सकती है। जो उपग्रह लॉन्च किए गए उन उपग्रहों की क्या विशेषता हो सकती है। उपग्रहों के में भी देखा जाए तो उनके अलग अलग टाइप्स, किस कक्षा में स्थापित किए गए वो आपसे पूछा जा सकता है।
प्रक्षेपण यानों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे भारत के इसरो के बारे में पूछा जा सकता है, नासा के बारे में पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी है, काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी सारे मैटर हैं, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है, और इसलिए यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में आपको कभी निसार के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कभी आपको चंद्रमा चंद्रयान, कभी मंगलयान के बारे में पूछा गया है, कभी PSLV GSLV के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये सब क्या है? सब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन से घटनाक्रम अभी डेवलप होने वाले हैं उन पर नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, इसलिए मैं पढ़ाने से पहले जो जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उनको यहाँ पर समझने से पहले आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पहला जो टॉपिक है वो है गगनयान। मंगलयान चंद्रयान हो गया, अगली बारी है गगनयान की। क्या है गगनयान? देखा जाए तो एक मानव रहित मिशन है। गगनयान क्या है? मानव रहित मिशन है। बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा को यहां पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, और इसके माध्यम से इसके निर्मित हो जाएगा, जो कि क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर बताया गया ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है निर्मित होने के। इसमें इसरो के द्वारा इसमें तरल प्रणोदक का प्रयोग किया जाएगा गगनयान के लिए। इसमें विकास इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा। विकास इंजन के बारे में बात करें तो इसमें तीसरी लंबी अवधि का एक हॉट टेस्ट संपन्न ऑलरेडी किया जा चुका है इसका। यह अलग अलग भारतीय प्रक्षेपण यानों की लिफ्टिंग शक्ति को बढ़ाने के लिए उच्च थ्रस्ट प्रदान करने की यहाँ पर उच्च थ्रस्ट प्रदान करने वाला एक इंजन है। देखा जाए तो गगन जो है इसे एलईओ कक्षा में यहाँ पर इसे संचालित किया जाएगा गगनयान को, और इसको प्रक्षेपित किसके माध्यम से किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 के माध्यम से इसे हम लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर देखा जाए तो गगनयान विमान को लेकर के यहाँ पर उसके बारे में अभी देखा जाए तो इसमें हमने आगे चलकर एक मानव युक्त यहाँ पर विमान की प्रक्रियागत स्थितियों को डेवलप करना है, मानव को यहाँ पे अंतरिक्ष बेस के माध्यम से भेजना है। लेकिन गगनयान के शुरुआती जो चरण होंगे वो आपके मानव रहित होंगे, अर्थात पहले जो यहाँ पर 2 टेस्टिंग किए जाएंगे जिसमें पहला मानव रहित आपको रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे में हम यहाँ पर एक रोबोट को भेजेंगे, और इसके तीसरे चरण में जाकर हम मानव को यहाँ पर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पे कार्य प्रक्रियाएं यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी हैं, और उसके बारे में लगातार आपको अपडेट आती रहेंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ अपडेट आपको चर्चा का विषय बनी हुई है। अगला एक और टॉपिक, जब भी हम अंतरिक्ष पढ़ते हैं तो अंतरिक्ष मलबा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल कर आता है। अंतरिक्ष मलबे के बारे में ध्यान रखिएगा। चीन के रॉकेट का मलबा अभी हाल ही में मालदीव में हिंद महासागर के पास गिरा है। देखा जाए तो चीन के लॉन्ग मार्च 5B का यह हिस्सा है। किसका है? लॉन्ग मार्च 5B का। यह आपका अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष यान था, ये अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए कलपुर्जे यहाँ पर ले जा रहा था, जिसके इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। चीन के द्वारा अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है, और उस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जिस प्रकार के यहाँ पे कलपुर्जों की यहाँ पर आवश्यकता थी, मशीनरी की आवश्यकता थी, उसको ये लेकर ले जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संभावना ये है कि चाइना के द्वारा अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसे हम जो है वो इस साल के लास्ट तक यहाँ पर डेवलप कर लेंगे। देखा जाए तो अंतरिक्ष जो कचरा है इसे हटाने की यहाँ पर कई तकनीकियों को भी विकसित किया गया है, जिसमें नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, विकक्षीकरण प्रक्रिया, दृश्य आधारित नौवहन पर तकनीकियाँ यहाँ पर होती हैं। तो कई अलग अलग तकनीकें, इन तकनीकों के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, और इन तकनीकों के तहत यहाँ पर किस तरीके से अंतरिक्ष कचरा या मलबा को हटाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष मलबे में यहाँ पर देखा जाए तो आपके रॉकेट, प्रक्षेपण यान जो निष्क्रिय हो चुके आपके उपग्रह, बूस्टर्स, और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग की गई या खाई गई कोई चीज़ों को यदि आप वहाँ पे अंतरिक्ष में फेंक देते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको अंतरिक्ष कचरे के रूप में यहाँ पर डेवलप हुई हैं। चलिए अगला यहाँ पे है भारतीय अंतरिक्ष संघ के बारे में। क्यों ये चर्चा का विषय है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। यह औद्योगिक एक निकाय है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करेगा। स्वतंत्र और एकल खिड़की एजेंसी की तरह यहाँ पे काम करेगा, त्वरित गति से यहाँ पे काम हो सकेगा, एकल खिड़की व्यवस्था रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग जो है वर्तमान समय में केवल यहाँ पे 7 बिलियन का है, जबकि वैश्विक अगर बाजार की बात करें
तो वैश्विक जो अंतरिक्ष उद्योग है वो 360 बिलियन डॉलर का है और भारत की उसमें हिस्सेदारी मात्र केवल 2% है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैश्विक निवेश, रोजगार, उच्च कुशलता, जैविक संपर्कों को स्थापित करने में यहाँ पर आपको वैश्विक संपर्कों को स्थापित करने में भारतीय अंतरिक्ष संघ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला यहाँ पे ब्लैक होल। ब्लैक होल क्यों चर्चा का विषय रहा? तो चर्चा का विषय कुछ और ही रहा है। हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के दिए गए जो एरियम थ्योरम की सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था उसकी हाल ही में यहां पर पुष्टि हो गई। एरियम थ्योरम जो है इस सिद्धांत के तहत कहा गया था कि ब्लैक होल के सरफेस एरिया का कम होना यहां पर असंभव है। ब्लैक होल का सरफेस एरिया का कम होना असंभव है। 1971 के आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से यहां पर एरियम थ्योरम का यहां पर व्युत्पन्न हुआ था, जिसमें ब्लैक होल्स जो होता है देखा जाए तो अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक और प्रभावी होता है कि इससे प्रकाश भी यहां पर बाहर नहीं मिल पाता। तो ध्यान ये रखना है कि एरियम थ्योरम क्या है, किसने दिया था और इसके अंतर्गत किस चीज की यहां पे बात की गई है। अगला है यहां पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या है ये? हाल ही में नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में यहां पे प्रक्षेपित किया गया। यह एक इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है। इसे नासा, कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से बनाया गया। इसका उद्देश्य है आकाशगंगाओं की खोज करना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को सुनिश्चित करना, उनकी खोज करना, ग्रह प्रणाली को समझना और सूर्य और पृथ्वी के यहां पर इसे लाग्रांज बिंदु पर यहां पे स्थापित किया गया है और साथ ही ये हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अगला है पार्कर मिशन। पार्कर मिशन देखिए तो नासा का है और नासा का पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से यहां पर उड़ान भरने में पूरी तरीके से सफल रहा। इस दौरान देखें तो इसने वहीं पर मौजूद कणों और चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन किया है। इसे 2018 में यहां पे नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का यह हिस्सा है, जिसके तहत जीवन व समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली से संबंधित पहलुओं को हमें यहाँ पे समझना है कि सूर्य में आए परिवर्तन का पृथ्वी पर किस तरीके का प्रभाव इत्यादि पड़ता है। साथ ही सूर्य के ताप से बचाव के लिए इस आपके प्रोब में कार्बन कंपोजिट शील्ड का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, जो 2400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को यहाँ पर 2500 फ़ारेनहाइट तापमान को भी सहने में यहाँ पे सक्षम थी। ये सूर्य के क्रमिक विकास से संबंधित बेहतर समझ, चरम मौसमी घटनाओं को पूर्वानुमान लगाने में भी यहां पर मदद करेगा। अगला टॉपिक, अगला इसमें है अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु प्रौद्योगिकी प्रयोग को लेकर हाल ही में चर्चा हुई और इसरो के UN राव उपग्रह केंद्र ने एक 100 वाट के रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के 3 चरणीय विकास हेतु प्रस्ताव को यहां पे आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य था इसरो के गहन अंतरिक्ष नियम की गहन अंतरिक्ष मिशन की विद्युत उत्पादन व ऊष्मीय प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करना। देखा जाए तो आपको बहुत लंबे मिशन संचालित करने के लिए आपको ऐसी ऊर्जा चाहिए जो लगातार यहाँ पर आपके उपग्रह में बनी रहे और इसके लिए परमाणु ऊर्जा जैसी जो तकनीकियां हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर हैं और इसी के तहत यहाँ पर इसकी खोज यहाँ पर चल रही है। देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए रेडियो आइसोटोप ऊर्जा प्रणालियां, रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, परमाणु प्रणोदन प्रणालियों का प्रयोग यहां पर करते हैं ताकि यहां पे जो उपग्रह हैं वो लंबे समय तक यहां पे कार्य संचालित हो सके। अगला है आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो 30 मार्च 2020 को देखा जाए तो 17 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और सिंगापुर सबसे नया देश है या नवीनतम यहाँ पे देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी घोषणा नासा के द्वारा 2020 में की गई और आर्टेमिस सिद्धांत जो है समझौता, यह चंद्रमा के अन्वेषण मिशन पर मानकों को प्रेषित करके तथा अन्वेषण तथा अन्य ग्रहों से संबंधी यहाँ पर एक समझौता है। भारत, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी के द्वारा यहाँ पर इस समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अगला है पॉजिट्रॉन अतिरेक। क्या होता है पॉजिट्रॉन अतिरेक? देखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस घटना का यहाँ पे रहस्योद्घाटन किया, जिसमें 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन बोर्ड्स को पॉजिट्रॉन अतिरेक हम कहते हैं। कितने? 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन बोर्ड्स को हम पॉजिट्रॉन
अतिरेक भी कहते हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रस्तावित किया है कि मिल्की वे में आकाशगंगा से गुजरते हुए ब्रह्मांडीय किरणें उन पदार्थों से अनुक्रिया करती हैं जो अन्य ब्रह्मांडीय किरणें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे उत्पादन करती हैं। और पॉजिट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक यहाँ पे प्रतिकण है। बात करते हैं शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पर भेजे गए मिशनों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नासा ने यहाँ पे हाल ही में घोषणा की है शुक्र के लिए 2 नए अपने मिशनों के बारे में। तो नासा ने यहाँ पे देखा जाए तो डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत शुक्र ग्रह के लिए 2 नए नियमों की यहाँ पर मिशनों की यहाँ पे घोषणा की है। पहला है दा विंची प्लस, यह शुक्र की संरचना को समझने में सहायता करेगा ताकि यह समझा जा सके कि इस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। और दूसरा वेरिटस या भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए ग्रह की सतह का मानचित्रण करेगा और उन कारणों को समझेगा कि यह पृथ्वी से इतना अलग क्यों है। देखा जाए तो शुक्र अपने आप में सबसे गर्म ग्रह है और ये इतना गर्म क्यों है और उसकी संरचना कैसी, किस तरीके की परिवर्तनकारी प्रवृत्तियां वहां पर देखने को मिली, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। इसके बाद अगला है इसमें पोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन। क्या है ये? तो नासा का यह मिशन चंद्रमा के निकट है। यह चरम परिवेश में जलीय बर्फ और संभावित संसाधनों का अन्वेषण करेगा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वाइपर कहते हैं। और वाइपर में एक गतिशील रोबोट है जो जलीय बर्फ की तलाश में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर भ्रमण करेगा और संसाधनों के यहाँ पे मानचित्रण भी करेगा। अगला है इसमें लूसी मिशन। क्या है? तो सौर ऊर्जा चालित नासा का प्रथम मिशन है जो बृहस्पति के ट्रोजन ग्रहों का अध्ययन करेगा। ये ट्रोजन 2 अवस्थित समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से एक समूह पृथ्वी की कक्षा में इसके आगे और दूसरा इसके पीछे है। अगला है ट्राई मिशन। क्या है ये? नासा का पहला यहां पे ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन 2021 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है नई विकसित तकनीकी का परीक्षण करना। इसके तहत किसी अंतरिक्ष यान के क्षुद्र ग्रहों से टकराने और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर पैदा होने वाली ऊर्जा से क्षुद्र ग्रहों के मार्ग को बदलना है ताकि भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रहों को यहाँ पे रोका जा सके। तो बेसिकली क्षुद्र ग्रहों को हिट करना और हिट करने के बाद जो ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है उसके माध्यम से इसे यहाँ पे इनका निपटान करना या इन्हें क्षुद्र ग्रहों को यहाँ पर पृथ्वी पर आने से रोकना, उनके मार्गों को परिवर्तित करना। अगला है लेजर वायु निकेतन यहाँ पे रिलेट डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें नासा की लेजर संचार प्रणाली अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हुए इसका तरंग दैर्घ्य यहाँ पे रेडियो तरंग से कम होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये नासा की लेजर संचार प्रणाली है। इसमें हम अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हैं और देखा जाए तो इसके कारण इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो रेडियो तरंगों से यहाँ पे कम है और अधिक डेटा का हम यहाँ पर इसके माध्यम से संचार भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है जुरोंग रोवर। जुरोंग रोवर किसका है? तो यह मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान है जो 93 यहाँ पे सफलतापूर्वक मंगल की ग्रह पर यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका सतह पर अवतरित हुआ और यूएसए के पश्चात चीन दूसरा ऐसा राष्ट्र बन गया जो यहाँ पर मंगल की सतह पर उतरने वाला, उसने अपना रोवर यहाँ पर उतारने वाला दूसरा देश यहाँ पर बन गया है। देखा जाए तो जुरोंग रोवर जो है यूरोपिया प्लैनेटिया मैदानी सतह पर अवतरित हुआ। यह सौर पैनलों के द्वारा संचालित हो रहा है और यह सतह की जांच, मृदा की संरचना तथा स्वास्थ्य रासायनिक विश्लेषण करने में भी यहाँ पर सक्षम है। तो वहीं पर यह मिट्टी मंगल ग्रह की सतह का यहाँ पे परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, उनका विश्लेषण इत्यादि करेगा और यूएसए के बाद चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश यहाँ पर बन गया है जिसका रोवर यहाँ पर मंगल की सतह पर उतरा है। अगला इसमें है टुंड्रा उपग्रह। क्या है टुंड्रा उपग्रह? रूस द्वारा एक यहां पर मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है। ठीक है, तो रूस के द्वारा एक यहां पर सैन्य उपग्रह स्थापित किया गया है। यह टुंड्रा को एकीकृत अंतरिक्ष प्रणाली के नाम से हम यहां पर जानते हैं। क्या है ये? एकीकृत यहां पे रक्षा प्रणाली है टुंड्रा, जिसमें एक और यहां पे उपग्रहों को यहां पे स्थापित किया जा रहा है।
टुंड्रा देखा जाए तो यह मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2015 से 2020 में यहाँ पर रशिया के द्वारा की गई है। टुंड्रा अगली पीढ़ी के आधुनिक निगरानी उपकरण लगे हुए हैं जिसके उच्च परिशुद्धता से मिसाइलों को लॉन्च करना संभव हो पाता है। यह उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान के प्रक्षेपास्त्र का पता लगाने के लिए भी सक्षम है और इसका उद्देश्य यहाँ पे अंतरिक्ष आधारित मिसाइल ट्रैकिंग क्षमताओं में व्याप्त अंतराल को भी यहाँ पे कम करने के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको 50% कंप्लीट हो गया। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हुए हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे जानकारियाँ हैं, किस किस तरीके से यहाँ पे घटनाक्रम हुए हैं, कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर आपको आई हुई हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, एक एनविजन है। एनविजन क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में शुक्र ग्रह पर प्रेषित किया जाने वाला एक मिशन। ठीक है, शुक्र ग्रह का मिशन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसे भेजा जा रहा है और इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, वायुमंडल के यहाँ पे गैसों का परीक्षण और इसकी सतह के संगठन का विश्लेषण करना। 2030 के दशक में यहाँ पर इसको संभावित है इसको लॉन्च करने के लिए और नासा ने भी इस विजन में यहाँ पर सहायता की हुई है। दूसरा है बेरेशीट 2 परियोजना। देखा जाए तो ये स्पेशल यहाँ पर स्पेसिल एवं इजराइल एरोस्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। ये इनका दूसरा चंद्र मिशन है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें चंद्रमा पर प्रयोग करने, डेटा एकत्र करने के लिए 3 अंतरिक्ष यानों को शामिल किया जाएगा जिसमें एक ऑर्बिटर और 2 लैंडर शामिल किए जाएंगे। इसी तरीके से जीनोन 1T है जो विश्व का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर यहाँ पे इसमें प्रयोग किया गया। इसे इटली में INFN लेबोरेटरी नाजियोनाली डेल ग्रेन सासो के भूमिगत रूप से यहाँ पर किया जा रहा है और ये ब्रह्मांड का करीब 27% भाग देखा जाए तो डार्क मैटर और 68% भाग जो है वो डार्क एनर्जी से बना है। तो GN1T जो है विश्व का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर एक प्रयोग यहाँ पर हाल ही में इटली में यहाँ पर किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखिए पर्सपेक्टिव से जो हमें यहाँ पे पढ़ना था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो मिशन है, गगनयान हो गया, नासा के हो गए, आपके इजराइल के हो गए, इटली के हो गए या कनाडा के हो गए, तो इन मिशन के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ घटनाक्रम हो गई जैसे ब्लैक होल्स इत्यादि हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा अंतरिक्ष मलबा कैसे यहाँ पे पॉजिट्रॉन क्या हो, अतिरेक जैसी घटनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ मिशन इत्यादि हो गए वहाँ पे उनके बारे में पढ़ना है। कुछ नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनके बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हमें यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सारे घटनाक्रमों को पढ़ लिया। 50% से ज़्यादा यहाँ पे आपका कंप्लीट भी हो गया। अब हम इसके अगले चरण में जाते हैं और अगला चरण यहाँ पे है स्वास्थ्य। ठीक है, अगला चरण क्या है आपका? स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर है। क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो ये पूरा ही आपका जो हम टॉपिक यहाँ पर है 75% तक का पूरा जो मैटर ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है और उसके बाद हम यहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको रक्षा प्रौद्योगिकी में पढ़ाने वाला हूँ, ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी इसमें हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे IPR के बारे में पढ़ेंगे और पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक में यहाँ पे ज़्यादा कुछ है लेकिन इस टॉपिक में हमें स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन और टॉपिक यहाँ पर आपको बनते हैं, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें रोगों को लेकर है, निदान को लेकर है, सरकारी योजनाएं जो संचालित की गई हैं उनको लेकर यहाँ पर आपको चैप्टर के रूप में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या घटनाक्रम है। सबसे पहला प्रतिसूक्ष्म जीवी रोगाणुरोधी प्रतिरोध है। तो लैंसेट के अनुसार यह दुनिया भर में यहाँ पे मृत्यु का प्रमुख कारण है। हर 5 में से 1 जो बच्चा है वो इससे प्रभावी है। किससे? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMR अर्थात प्रतिसूक्ष्म जीवी रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसे AMR कहते हैं। इस रोग से प्रति 5 बच्चों में से 1 बच्चा भी प्रभावित है। AMR किसी सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक की वह क्षमता है जिसके कारण ये सूक्ष्म जीव एंटी माइक्रोबियल औषधियों अर्थात एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल को अपने विरुद्ध कार्य करने से यहाँ पर रोक देती हैं। WHO के द्वारा इन्हें विश्व के 10 लोक खतरों में से एक घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी दवाएं, ऐसी चीज़ें, ऐसे जीवाणु जो कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल या ऐसी एंटी माइक्रोबियल दवाओं का जब आप प्रयोग करते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पर इन दवाओं का कोई असर ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर?
ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं AMR अर्थात प्रति सूक्ष्म जीवी रोगाणुरोधी प्रतिरोध। अब इसके कारण क्या है, AMR उत्पन्न क्यों होता है? तो देखिए, संक्रमण रोकथाम का आपका सही तरीके से तरीका ना होना या निम्न तरीके अपनाए जाना, साथ ही यहाँ पे प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों का आप अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की आप खरीद करते हैं, और ऐसी स्थितियों के कारण यहाँ पर आपको AMR जैसी गतिविधियां डेवलप हुई हैं। भारत सरकार ने देखा जाए तो AMR को रोकने को लेकर कुछ प्रयास भी किए हैं, जैसे कि भारत ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में AMR नियंत्रण पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया। वहीं ICAR द्वारा AMR के लिए एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी नेटवर्क को यहाँ पर 2017 में प्रारंभ किया गया। तो ये हो गया आपका AMR। दूसरा टॉपिक है वन हेल्थ। वन हेल्थ क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNEP ने वन हेल्थ का यहाँ पर स्वागत किया है इसकी परिभाषा को लेकर के, जो कि यहाँ पर देखा जाए दिया है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट के द्वारा, जिसमें 26 स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं। देखा जाए तो वन हेल्थ का जो उद्देश्य है ये लोगों, जानवरों, पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित व अनुकूलित करना है, जिसके तहत यहाँ मनुष्यों को, घरेलू और वन्य जीवों को, पादपों और व्यापक पर्यावरण जो कि एक दूसरे पर यहाँ पे परस्पर रूप से आपको देखा जाए तो उनसे संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर काम करना है। इसका लाभ क्या होगा? इससे रोगों की रोकथाम, उनका पता लगाने, तैयारी करने, प्रतिक्रिया देने और प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण की पूर्ण प्रक्रिया को संबोधित करने में हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगला है इसमें उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। WHO ने यहाँ पे 74 जो WHO के 74वें सत्र में 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय व रोग दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया है। देखा जाए तो UAE के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। ये संचारी रोग होते हैं जिसमें रेबीज, चागास, अल्सर, लेप्रोसी, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसे इत्यादि रोग हैं। भारत में ऐसे ही कुछ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निजात भी मिल चुका है या उनका उन्मूलन कर दिया गया है, जैसे गिनी कृमि रोग, याज, ट्रिक्रोमा जैसे यहाँ पे आदि रोगों का भारत में उन्मूलन किया जा चुका है। चलिए अगला है म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, इसके मामलों में लगातार वृद्धि हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे महामारी रोग अधिनियम 1877 के तहत इसे महामारी घोषित किया गया था। यह एक कवकीय संक्रमण है और यहाँ पर देखा जाए तो यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाता है। इसका लक्षण क्या है? चेहरे पर दर्द, चेहरे में दर्द होना, सूजन आना चेहरे पर, नाक का कालापन की स्थितियां, धुंधली दृष्टि का होना, दांत दर्द और सीने में दर्द जैसी चीजें आपको यहाँ पर होती हैं। अगला यहाँ पर एक विधेयक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। इसके तहत देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। डोपिंग अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसी दवाओं का सेवन करता है जिसको लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे देखिए किस तरीके के प्रावधान इसमें लेकर आए। पहला, खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को डोपिंग के किसी भी प्रकार की संलिप्तता को प्रतिबंधित करता है। दूसरा, खिलाड़ियों से पदकों, अंकों, पुरस्कारों को यहाँ पर वापस ले लिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा यदि वो किसी डोपिंग में यहाँ पे फंस जाता है या डोपिंग जैसी प्रक्रियागत स्थितियों का उल्लंघन करता है। नाडा को नशीली दवाओं के उपयोग से निपटने के लिए उपायों को मजबूत बनाने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इस विधेयक के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं और भी ज्यादा। साथ ही नाडा को संचालित करने के लिए महानिदेशक को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और इसकी जो नियुक्ति होगी महानिदेशक की वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। इसके अलावा खेल में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय यहाँ पर बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे और इनकी भी जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अनुशासनात्मक व एक अपील पैनल भी बनाया गया है जो डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सजा का निर्धारण करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। साथ ही राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से इस तरह के डोपिंग चीजों का यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी यहाँ पर विधेयक 2021 के तहत किए गए प्रावधानों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगली देखिए एक रिपोर्ट भी यहाँ पर रिलेट करती है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट। क्या कहती है?
2021 की इस रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया गया, जिसमें डेटा कहा गया है कि 2025 में 85% मलेरिया जो है स्थानिक देशों में मलेरिया संक्रमण के अनुमानित 241 मिलियन मामले यहां पर सामने आए हैं, जो 2019 में 227 मिलियन थे, अर्थात मामलों की संख्या यहां पर बढ़ी है। सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिले हैं वो उप सहारा अफ्रीका में देखने को मिले हैं, जो विश्व के 95% मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। ठीक है, उप सहारा अफ्रीका में विश्व के 95% यहां पर मामले मलेरिया से रिलेटेड दर्ज किए गए, और साथ ही साथ 96% यहां पे मलेरिया से जो मृत्यु हुई है वो भी आपको इसी क्षेत्र में दर्ज की गई है। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 83% यहां पे मामले और सर्वाधिक जो संक्रमण है वो भारत में पाए गए हैं। यद्यपि 2019-20 के मध्य यहां पे मलेरिया के मामलों में भारत में गिरावट भी देखने को मिली है। देखा जाए तो विश्व भर में करीब 40 ऐसे देश हैं जो जिसे WHO के द्वारा मलेरिया यहां पे मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसमें जैसे कि चीन, अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, उज्बेकिस्तान जैसे देश में शामिल हैं। किसी भी देश को मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए उस देश को कम से कम पिछले 3 वर्षों में देश भर में मलेरिया संक्रमण का प्रसार बाधित हो चुका हो, पूर्ण रूप से आपको मुक्त हो, कोई केस नहीं आया है, तो यहां पर आपको मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO ने मलेरिया के लिए वैश्विक रणनीति 2016 से 2030 की यहां पर आपको घोषणा की है। चलिए अगला है यहां पे ट्रांसफैट। क्या है ट्रांसफैट? WHO ने वैश्विक ट्रांसफैट उन्मूलन 2021 पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट यहां पर जारी की है, जिसका शीर्षक रखा गया है काउंटडाउन टू 2023। इस रिपोर्ट के कुछ यहां पे निष्कर्ष बताए गए हैं, जैसे कि अनिवार्य ट्रांस फैटी एसिड उन्मूलन नीतियों को विश्व भर में 57 देशों में लागू किया गया। इसमें 1.4 बिलियन लोगों को इस नीतिगत प्रयास के तहत शामिल किया गया। सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नीतियों को अपनाने वाले मध्य आय वाले देशों में भारत का स्थान यहां पे प्रथम रहा। ट्रांस फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो ये असंतृप्त वसा युक्त अम्ल है, जो गाय भैंस की यहाँ पर आपको भेड़ों इत्यादि की आंत से पाया यहाँ पर अधिकतर यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है। साथ ही यहाँ पे औद्योगिक स्तर पे इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, जिसमें घी, मक्खन और पके व तले खाद्य पदार्थों में यहाँ पर आपको बहुतायत मात्रा में आपको फैटी एसिड्स के लक्षण पाए जाते हैं या फैटी एसिड्स के अंश पाए जाते हैं। समस्या क्या है ट्रांस फैट के लेकर, यहां पर यह भी ध्यान रखना है। देखिए ट्रांस फैट के कारण जो आपको समस्याएं आपको डेवलप होती हैं, इसमें देखा जाए तो हृदय घात की समस्या आपको होगी। कोरोनरी हृदय घात से यहां पर मौतों की संभावना आपको बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष यहां पर आपको ट्रांस फैटी एसिड के कारण करीब 5,40,000 यहां पे मौतें होती हैं, और अपने आप में अगर देखा जाए तो ये डेटा बहुत ज्यादा है। 5,40,000 में से करीब 60,000 जो है वो आपको मौतें आपको सिर्फ भारत में होती हैं फैटी एसिड्स को लेकर के। इसके अलावा भारत ने 2022 तक इसके उन्मूलन का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, और इसके लिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड को यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 2% से कम करने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितना? 2022 तक इसके उन्मूलन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, और घटा करके यहाँ कितना करना है? 2% से कम यहाँ पे रखने का भारत सरकार का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही अगर हम यहां पर देखें तो खाद्य उत्पादों पर ट्रांस फैट को लिए यहां पर जो भी ऐसी कंपनियां जो लगातार यहां पर अपने उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को यहां पे कम करेंगी, उनको यहां पे अनुमति दी जाएगी कि वो अपने खाद्य उत्पादों में लोगो लगा सकती हैं, जो है आपका ट्रांस फैट फ्री लोगो का इस्तेमाल करने की भारत सरकार भी यहां पर उनको अनुमति देगी। अगला है यहां पे खाद्य जनित रोग। ठीक है, खाद्य जनित रोग क्या है? तो WHO के द्वारा इनके रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा परिषद 7 जून के अवसर पर यहां पर इन रोगों के जोखिम, रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए गए। 600 मिलियन लोग यहां पर इससे प्रभावित हैं, और इससे दक्षिण पूर्व में मतलब कि 1/4 जो हैं वो रोगी यहां पर हैं, और मृत्यु दर यहां पर देखी जाए तो 42% है। खाद्य जनित रोग भोजन से संदूषित होने के कारण बीमारियां फैलने से आपको ज़्यादा होती हैं, और इसके लिए कई प्रकार की योजनागत स्थितियां यहां पर की जा रही हैं। लोगों को प्रचार प्रसार, जागरूकता
उत्पन्न करने के लिए, जैसे ईट राइट मूवमेंट है, स्वच्छता रेटिंग है, भोज योजना है, खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली के लिए वन स्टॉप पॉइंट कार्य योजनाएं जो हैं वो लागू की गई ताकि यहाँ पे ऐसा मतलब गलत भोजन या फिर गंदा भोजन करने से जो बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न होती हैं वो यहाँ पर ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर किसी खाद्य पदार्थ में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज इत्यादि की मात्रा को बढ़ाया जाता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन। देखा जाए तो ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि पोषण गुणवत्ता में सुधार, कम जोखिम, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे यहाँ पे लाभ हो। और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कार्नेल तथा फोर्टिफाइड चावल के साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो फोर्टिफाइड चावल में यहाँ आपके निर्यात को यहाँ पर खरीद के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा ग्रेड ए के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नेल तथा फोर्टिफाइड चावल के यहाँ पर भंडारण और खरीद के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो फोर्टिफाइड जो चावल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मिड डे मील के रूप में 2024 तक यहाँ पर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से यहाँ पे तत्वों का समावेश होता है और उनकी मात्रा क्या है? तो देखिए, तो फोर्टिफाइड चावल में लौह तत्व 28 से 42 mg, फोलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम, विटामिन B12 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम, जिंक 10 से 15 mg, विटामिन B1 1 से 15 mg, विटामिन B2 1.25 से 1.75 mg, विटामिन आपका देखा जाए तो यहाँ पर विटामिन 3 यहाँ पर है तो 12.5 से 20 mg तक, और विटामिन 6 है जो आपको 1.5 से 2.5 mg तक यहाँ पर आपको उनकी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, तो हो गया फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है आपका डिमेंशिया। रोगों को लेकर भी देखा जाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग किसके कारण से फैलते हैं, कौन सा रोग है, इसके लक्षण क्या हैं, तो यहाँ पर इन बारे में कुछ आपने अभी हमने देखा, जैसे कि मलेरिया को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आया आपको। ठीक है, म्यूकोमाइकोरोसिस के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया। अब AMR के बारे में यहाँ पर चीजें आपको पूछने को मिली। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यहाँ पर आपको आए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के रोग को लेकर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं स्वास्थ्य में। अगला इसी में है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? देखिए, 2050 तक बताया गया है कि डिमेंशिया जो है इनकी संख्या जो हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। और डिमेंशिया लगातार बढ़ क्यों रहा है? तो इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला, उच्च बॉडी मास इंडेक्स, उच्च फास्टिंग प्लाज्मा और ग्लूकोज, धूम्रपान जैसी चीजें जो होती हैं उसके कारण यहाँ पर डिमेंशिया लगातार बढ़ रहा है। डिमेंशिया में होता क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को डिमेंशिया होता है तो वहां पर उसे स्मृति, भाषा, समस्या समाधान, स्मृति की क्षमता के लोप की समस्याएं यहां पर उत्पन्न होती हैं। एक रोग आपने सुना होगा अल्जाइमर। अल्जाइमर भी देखा जाए तो डिमेंशिया का ही यहाँ पे प्रारंभिक स्वरूपों के बारे में हम इसे कहते हैं, या आप इसे सबसे सामान्य प्रकार कह सकते हैं डिमेंशिया का। किसे? अल्जाइमर को। अल्जाइमर को डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार बोला जा सकता है। इसके अलावा WHO के द्वारा डिमेंशिया के लिए लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर वैश्विक कार्य योजना 2017 से 2025 तैयार की गई है ताकि पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके। चलिए, कई बार आप कुछ सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ते होंगे और इन्हीं सिंड्रोम्स में 2 सिंड्रोम के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि करंट के कारण यहाँ पे चर्चा का विषय रहे हैं। पहला है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम आपने सुना होगा, एक अमेरिकी व्यक्ति अधिकारी जो भारत दौरे पे आए थे उनको यहाँ पर उसके लक्षण देखने को मिले थे। तो क्या क्या था हवाना सिंड्रोम में? देखा जाए तो भारत आए यहाँ पे एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी में इनके लक्षण देखने को मिले। यह एक मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का समूह है। इसमें बिना किसी बाहरी ध्वनि के कुछ शोर सुनना, मतली, चक्कर आना, सर दर्द, स्मृति हानि, संतुलन संबंधी समस्याएं आदि आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसा किस कारण से होता है? तो इसके लिए बताया गया कि निर्देशित व स्पंदित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा के कारण आपको हवाना सिंड्रोम जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है?
तो एलन मस्क ने हाल ही में अपने आप को घोषित किया है वो एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। तो क्या एस्पर्जर सिंड्रोम में देखा जाए तो इसमें लोगों को सामाजिक रिश्तों के निर्माण में परेशानी होती है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से यहाँ पर संबंधित है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है। देखा जाए तो स्वास्थ्य एक तकनीकी भी यहाँ पर हाल ही में विकसित हुई है। क्या है स्वास्थ्य तकनीकी? तो स्वास्थ्य तकनीकी यहाँ पर डीटीएस के सहयोग से CSIR NCL के द्वारा यहाँ पर जो पुणे में स्थित है उनके द्वारा विकसित की गई है। यह हाइब्रिड तकनीकी है। यह सुरक्षित स्वास्थ्य पेयजल के लिए अत्याधुनिक तकनीकी है, जो यहाँ पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित भारतीय पारंपरिक ज्ञान को यहाँ पर इसमें संयोजित करेगी। इसमें हाइड्रोजेनिक कैविटेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा तथा जल के विसंक्रमण को यहाँ पर करके रोगजनक जीवों को हटाने का काम किया जाएगा। अर्थात एक कह सकते हैं एक ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से पेयजल में जो विषाणु या जीवाणु या फिर कह सकते हैं संक्रमण की स्थितियां उससे समाप्त करके शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना की तकनीकी है आपकी स्वास्थ्य तकनीकी। अगला है प्रोटीन एंटीबॉडी यहाँ पे कॉन्जुगेट्स। ये क्या होते हैं? देखिए, एंटीबॉडी से दवा के कणों को जोड़कर इनका निर्माण किया गया है। यह निर्दिष्ट लिफाफे की तरह होते हैं। यह सही पते पर दवाओं की यहाँ पर सुपुर्दगी वितरण के लिए कोशिकाओं को निर्देशित करते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ आपको जिस जगह बॉडी में पहुँचानी है एग्जैक्टली उसी जगह पहुँचाने का काम यहाँ पर करती हैं आपकी प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स जो होते हैं वो आपको एक तरीके के एक ऐसे लिफाफे या दवा या ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं जो प्रोटीन को पर्टिकुलर जो एक ऐसे जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत होती है वो वहीं पर उसको ले जाके पहुँचाने का काम, उसके वितरण का काम करने का काम करती हैं। अगला इसमें है WHO का आपका बायो हब पहल। ये क्या है? इसके तहत देखिए इसका जो प्रयोग यहां पर किया जाएगा, इसका प्रयोगशालाओं व भागीदारों के मध्य योजनाओं की तीव्रता को साझा किया जा सकता है। इसमें इनके सुरक्षित भंडारण, बेहतर विश्लेषण, अनुक्रमण, उनके विरुद्ध यहाँ पे तैयारी में सहायता प्राप्त होगी। यह पहल अगर देखा जाए तो बायो हब को जैविक सामग्री साझा करने में भी यहाँ पर सक्षम बनाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैविक सामग्रियों को लेकर उनका अनुसंधान, विश्लेषण करना, उनको एक दूसरे से साझा करने की यहाँ पर एक तकनीकी या पहल है जिसे हम यहाँ पे WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे प्रयोगशालाओं व भागीदारों के मध्य रोगजनकों को तीव्रता से साझा किया जा सकता है। इससे उनके सुरक्षित भंडारण, बेहतर विश्लेषण और अनुक्रमण, उनके विरुद्ध तैयारी में सहायता प्राप्त होगी। यह पहल सभी सदस्य राष्ट्रों को जैव सुरक्षा, जैव रक्षा, लागू विनियमों सहित पूर्व सहमत शर्तों के साथ यहाँ पे बायो हब के साथ जैविक सामग्री साझा करने में उन्हें सक्षम बनाने का काम करेगी। अगला है इसमें वैश्विक सोडियम मानदंड। तो वैश्विक सोडियम अर्थात सोडियम का मतलब होता है नमक। आप कितनी मात्रा में आपको नमक पूरा खाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मानदंड हाल ही में WHO ने बनाए हैं। WHO ने कहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में वैश्विक सोडियम मानदंड यहाँ पर आपको होने चाहिए और इसके तहत कहा गया है कि दैनिक सेवन जो होना चाहिए वो 5 ग्राम। कितना आपको वैश्विक स्तर पे जो भी है प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक जीवन में आपको डेली बेसिस पे 5 ग्राम यहाँ पे नमक का सेवन करना चाहिए। लेकिन वैश्विक स्तर पे इसका उपयोग जो है 2 गुना है, काफी ज्यादा मात्रा में लोग इसका नमक का यूज करते हैं। सोडियम सामान्य कोशिकीय उपापचय व स्वस्थ प्लाज्मा के आवश्यक तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार और के रूप में यहाँ पे जरूरी है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये मांस व आपको डेयरी उत्पादों में ये मिलते हैं और आहार में अधिक सोडियम की मात्रा के सेवन से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। अगला इसमें है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस क्या है? उत्तर प्रदेश में रहस्यमय एक बुखार की स्थिति जिसे स्क्रब टाइफस यहाँ पे नाम दिया गया। इसमें क्या था? इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रामक रोग है और लक्षण यहाँ पे सामान्य विषाणु जनित बुखार जैसे होते हैं, लेकिन यह एक माइट जनित जीवाणु ओरिएंटिया सुटसुगमुसी ओरिएंटिया
सुट सुगमुसी के कारण यहां पर होता है, या झाड़ी युक्त मृदा में पाए जाने वाले माइट के काटने के कारण आपको फैलता है। उनके लार्वास के माध्यम से यह फैलता है। यह जू, पिस्सी, चिचड़ी के कारण भी फैल सकता है। और शिशुओं से लेकर वयस्कों तक यहां पर यह बुखार आपको, अर्थात आपको जो स्क्रब टाइफस नामक ये समस्या है, बुखार है या रोग है, वो यहां पर शिशुओं से लेकर वयस्कों तक ये प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो चलिए, हमने एक और यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एक और पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, और अब हम अपने अंतिम चरण में यहां पर प्रवेश करेंगे और अंतिम कुछ टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए यहां पे स्वास्थ्य का चैप्टर हो गया। अब यहां पर हम यहां पर देखने जा रहे हैं 4 चैप्टर्स के बारे में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें डेवलप की जाती हैं और यहाँ पर आपको आए दिन इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी आपको पनडुब्बियों के बारे में, कभी पोतों के बारे में, कभी हेलीकॉप्टर्स के बारे में, कभी मिसाइल्स के बारे में, कभी ये किस प्रकार की प्रणालियों पर काम करते हैं, किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली हैं, जैसे कि सुपरसोनिक कौन सी होती है, ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं इस चैप्टर से, इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और रक्षा प्रौद्योगिकी के चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चर्चा का विषय रहा। देखिए इसमें है हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी। भारत यहाँ पे 4 वर्ष के माध्यम में 4 वर्ष में मध्यम से लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि डीआरडीओ के द्वारा 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेट व्हीकल का परीक्षण किया गया और हाइपरसोनिक जो होती हैं वो 5 गति की, यहाँ पर 5 मैक की गति से यहाँ पर संचालित होने वाली मिसाइलें हैं। ये वायुमंडल में पृथ्वी के नजदीक यहाँ पर आपको गाइडेड मिसाइल होती हैं और ब्रह्मोस जैसी जो क्रूज मिसाइल है वो इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन भारत के पास अभी देखा जाए तो जो इनकी क्षमता है वो काफी कम है, 290 किलोमीटर तक की। तो आगे चलकर हम इन्हें मध्यम और लंबी दूरी की यहाँ पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का हम विकास करेंगे। अगला यहाँ पे है हेलिना। हेलिना क्या है? ये तीसरी पीढ़ी के दागो और भूल जाओ श्रेणी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय थल सेना के द्वारा भारतीय थल सेना में इसे शामिल किया गया है और इसका एक अन्य संस्करण ध्रुवास्त्र है जो वायुसेना में इसे शामिल किया गया है। इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक है और ये युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए इसे डेवलप किया गया है। तीसरा इसमें है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। रूस ने भारत को आपूर्ति यहां पर फाइनली इसकी S-400 की यहां पर शुरू कर दी है और विश्व की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में यहां पर आपको S-400 ट्रायम्फ मिसाइल आती हैं। इसमें 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें होती हैं, जिसमें 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेंज की आपको 4 मिसाइलें हैं। ये शत्रु के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम विमानों को यहां पे मार सकती हैं। साथ ही ये सिर्फ 9 से 10 सेकंड की प्रतिक्रिया के समय के साथ एक साथ करीब एक बार में 80 लक्ष्यों को भी भेजने में सक्षम है। तो आप देख सकते हैं कितनी कार्य कुशल होती हैं, अर्थात कितनी बड़ी यहां पर आपकी जो क्षमता है वो कितनी एडवांस लेवल की है। अगला है VLSRSMAM। ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में यहां पर डीआरडीओ के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था सी स्कीमिंग, लक्ष्यों सहित निकट परास में विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी बनाना। देखा जाए तो सी स्कीमिंग हम ऐसे लक्ष्य होते हैं जो युद्धपोतों में लगे रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के अधिकाधिक नजदीक से यहां पर उड़ते हैं। डीआरडीओ के द्वारा इसे नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। अगला इसमें है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। सतह इसके 10 मीटर से कम की यहां पे सटीक दूरी के साथ साथ ये 150 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता यहां पर से युक्त है। यह अत्याधुनिक नेविगेशन और एवियोनिक्स से युक्त मिसाइल प्रणाली है, जिसको हम यहां पे नाम दिया गया है प्रलय मिसाइल। अगला है इसमें अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम जो है इसे भी डीआरडीओ के द्वारा कम दूरी की उन्नत मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है। यह सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इसकी रेंज यहां पर देखें तो आपको 1000 से 1500 किलोमीटर है तथा 1000 केजी युद्धक व परमाणु सामग्री ले जाने में यह सक्षम है। यह 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत मिसाइल प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक का प्रयोग करती है और इसमें दोहरी नेविगेशन मार्गदर्शन प्रणाली है जो कि गाइडेंस का यहां पर काम करती है, गाइडेंस का। साथ ही से रेल और सड़क से भी यहां पर आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है
स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। डीआरडीओ के द्वारा डीआरडीओ तथा आईएफ ने इसका पोखरण में परीक्षण किया। यह अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव तकनीकी से लैस है और हेलीकॉप्टर से दागे जाने में सक्षम है। यह टैंक विध्वंसक मिसाइल है और दिन रात दोनों ही स्तरों में काम करने में यह सक्षम है और इसकी यहां पे जो क्षमता है वो 10 किलोमीटर तक के यहां पर रेंज को हिट कर सकती है। अगला इसमें है प्रोजेक्ट 75I। यह क्या है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट 75I के लिए यहां पे टेंडर जारी किए गए। ये फ्यूल सेल आधारित वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली सेंसर के साथ 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को लेकर इसे जारी किया गया, जिसमें जल से इस तकनीकी से युक्त जो पनडुब्बियां हैं वो जल में ज्यादा लंबे समय तक रह सकती हैं, जिसके कारण पनडुब्बियों की यहां पे मारक क्षमता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय चीन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रूस के में यहां पर आपको इस तरह की प्रणालियों से ये युक्त हैं ये देश। इस प्रोजेक्ट की यहां पे लागत $5.5 बिलियन की आने वाली है। वेला, अगला टॉपिक है वेला। वेला क्या है? P75 के तहत चौथी पनडुब्बी है। ठीक है, 3 अन्य जो बनाई जा चुकी हैं वो कलवरी, खंडेरी, करंज है। यह सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, माइंस बिछाना, निगरानी करने जैसे कार्यों को करती हैं और इनका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला है आईएनएस विक्रांत। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग विमान वाहक एक पोत है जिसका 76% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। इसे भारतीय नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और भारत का यह प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कैसा है? भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ऐसा करने के साथ ही भारत शामिल हो गया अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के श्रेणी में जिनके पास विमान वाहक पोत निर्माण की अपनी क्षमता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया और इसमें MiG-29 लड़ाकू विमान, कामो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का संचालन करने में यह सक्षम है। इसमें एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी आपको शामिल है। अगला है सार्थक। सार्थक क्या है? सार्थक देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक पोत पोरबंदर में यह तैनात होगा। ठीक है, सार्थक क्या है? कि तटरक्षक यहां पे पोत है जो पोरबंदर यानी कि गुजरात में से तैनात किया जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है और 5 अपतटीय गश्ती जहाजों में ये चौथा यहां पर है। अगला है तुशील। तुशील भारतीय नौसेना के लिए रूस में बनाया जा रहा है क्रिवाक या तलवार श्रेणी का एक स्टील्थ युद्धपोत है। इसके तहत यहां पर 4 ऐसे युद्धपोत बनाए जाएंगे जिसमें 2 रशिया में और 2 भारत में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के माध्यम से यहां पर डेवलप किए जाएंगे। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, सोनार, रडार, संचार तंत्र, पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से यहां पर लैस है। अगला है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। यह क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 100 किलोमीटर मारक क्षमता स्मार्ट हथियार है। यह रडार, बंकर, टैक्सीवे, रनवे जैसी शत्रु हवाई संपत्ति क्षेत्र को लक्षित कर सकता है। इस श्रेणी के बम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर आधारित फ्लाइट परीक्षण किया गया है। इसका सटीक मारक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से इसे युक्त भी बनाया गया है। तो अगला है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? स्वायत्त रक्षा हथियार प्रणाली या खतरों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स तकनीकी का उपयोग करता है। इसमें यूएवी आधारित यहां पर मिसाइल, लाइटनिंग युद्धक सामग्री, लो रडार, क्रॉस सेक्शन, लक्ष्यों के विरुद्ध प्रति सिस्टम और 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र की रक्षा करने में आपको इंद्रजाल यहां पर सक्षम है। साथ ही साथ यहां संवेदनशील लक्ष्यों को ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये आपका रक्षा कह सकते हैं तंत्र है जो कि किसी भी प्रकार के आक्रमण की स्थिति में यहां पर रक्षा कर सकता है अपने क्षेत्र की 1 से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की। अगला है इसमें उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी। उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी क्या है? तो डीआरडीओ ने लड़ाकू विमानों को शत्रुओं के रडार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे विकसित किया है। चैफ मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रो काउंट
मिडार यहाँ पे डिफेंसिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग संवेदनशील लक्ष्यों जैसे जहाज़ों पोतों के बचाव वायु के लिए यहाँ पर वायु में तैनात किया जाता है। और ये चैफ मिसाइल मार्गदर्शक प्रणाली को गुमराह करने के लिए स्वयं को बहु लक्ष्य के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि डेवलप हुए हैं पिछले कुछ 1.5 सालों में, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अपने अंतिम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में, जिसमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 1-2 टॉपिक हैं, आईपीआर के अंतर्गत एक टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और प्रमुख पुरस्कारों में सिर्फ हम यहाँ पे नोबेल प्राइजेस को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कोयला आधारित यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में, ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये पहला टॉपिक इसमें हमने लिया है। तो कोयला आधारित जो हाइड्रोजन है वो कैसे यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक कार्यबल विशेषज्ञ समिति इसके लिए गठित की गई है कोयला आधारित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए। कोयले में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए आंशिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। इसमें गैसीकरण कारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। शेष कार्बन को साथ यहाँ पे अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर निर्माण करते हैं, और यह भाप के साथ फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन निर्मित होता है जो कार्बन आधारित है। भारत में अभी भी देखा जाए जो भारत में हाइड्रोजन का निर्माण होता है वो 100% अभी प्राकृतिक गैस के कारण यहाँ पर बनाया जाता है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दूसरा हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी का, जिसको फॉक्सवैगन ने कहा है कि 2025 तक वो इसके उत्पादन को उन्होंने लक्ष्य रखा है। यह क्वांटम स्केप के साथ साझेदारी करके यहाँ पर इसे डेवलप किया जाएगा। यह एक सॉलिड स्टेट बैटरी पॉलीमर सेपरेट को सॉलिड स्टेट सेपरेटर से प्रतिस्थापित कर देती है। पॉलीमर सेपरेटर लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग होते हैं और ठोस विशिष्ट अपघट्ट का प्रयोग करके विद्युत अपघट्ट का ये प्रयोग करके कार्य करती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है इस तरह की बैटरी को यदि हम विकसित भी कर लेते हैं तो उसके लाभ क्या हैं। देखिए इस तरीके की प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्च सेल ऊर्जा घनत्व, कम चार्जिंग समय और अधिक चार्जिंग अवधि को बढ़ाने की यहाँ पर क्षमता है, और साथ ही साथ ये बेहतर सुरक्षा और लंबी अवधि के लिए हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में यहाँ पर देखा जाए बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत काली मिर्च यहाँ पर चर्चा का विषय बनी है। किस लिए, देखिए काली मिर्च को लेकर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पॉलीमर के सूत्रीकरण के लिए इसे पेटेंट और ट्यूमर एंटीजेंट SPAG9 को ट्रेडमार्क यहाँ हाल ही में प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे, काली मिर्च के माइक्रो न्यूट्रिएंट पॉलीमर और साथ ही इसके सूत्रीकरण के लिए पेटेंट और ट्यूमर एंटीजेंट SPAG9 को ट्रेडमार्क यहाँ पे प्रदान किया गया है। यह पेटेंट मिला किसे है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को यह आपका पेटेंट प्राप्त हुआ है। कैंसर डिहाइड्रिक सेल आधारित यहाँ पर साथ ही देखा जाए इसे ASPAGN2 ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग गर्भाशय डिंब ग्रंथि के कैंसर डिहाइड्रिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी व स्तन कैंसर में यहाँ पर किया जा रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति के बौद्धिक सृजन अधिकार हैं और इसके तहत औषधि संगठन, व्यवसाय मॉड्यूल, उत्पाद, सॉफ्टवेयर एवं अन्य आविष्कारों को इसमें हम शामिल करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार को एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, इसमें कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क कौन क्या जारी करता है, कौन से प्रमुख संस्थाएं हैं, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको जरूर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार, और इसमें हम यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में जो कि चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में दिए गए हैं 2021 में, तो ये पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं और किस कार्य के लिए दिए गए हैं वो भी यहाँ पर जाते जाते हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम भौतिकी के नोबेल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसे 2 ग्रुप में डिवाइड करके दिया गया। आधी जो राशि यहाँ पर पुरस्कार के रूप में दी गई है वो दी गई है यहाँ पर आपको स्यूकुरो मनावे और क्लास हैसलमान को उनके कार्य
पृथ्वी के जलवायु के भौतिक परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने एवं वैश्विक तापमान की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया। जबकि शेष आधी पुरस्कार राशि यहां पर भौतिकी क्षेत्र में आपको जियो पेरिसी को यहां पर दिया गया है, जिनको किस काम के लिए दिया गया है? परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में असंबद्धता व उतार चढ़ाव की परस्पर प्रक्रिया की खोज के लिए यहां पर इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहां पर टोटल 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से? तो एक हैं स्यूकुरो मनावे, दूसरे हैं क्लास हैसलमान, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। जबकि तीसरे हैं वो हैं आपके जियो पेरिसी को यहाँ पर 3 लोगों को इस साल पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पे भौतिकी का हो गया। दूसरा इसमें है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देखिए 2021 का दिया गया संयुक्त रूप से डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउ टिपन को। ठीक है, किसे किसे दिया गया है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउ टिपन को। और किस लिए दिया गया है? तो मानव शरीर में सभी अणु तापमान यांत्रिक दाब में प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते। बेसिकली यहां पर देखा जाए तो इन्होंने मानव या ह्यूमन बॉडी के सेंसर्स के रूप में काम करने को लेकर यहां पर खोज की है। ऐसे रिसेप्टर्स को डेवलप किया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये पता लगाया कि ह्यूमन बॉडी जो भी है वो एक सेंसर्स की भांति यहां पर काम करती है और कई चीज़ों पर यहां पर ये रिएक्ट नहीं भी करती है। साथ ही इन्होंने कुछ नई चीज़ों की भी इन्होंने खोज की है। तो क्या क्या चीज़ें रही हैं उनके बारे में एक बार आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर इन्होंने कहा कि तंत्रिका तंत्र में एक सेंसर की पहचान इनके द्वारा की गई। नोवेल आयन प्रोटीन चैनल की यहां पर खोज किया इन्होंने। TRPV1 रिसेप्टर यहां पर जिसे नाम दिया गया। साथ ही आर्डेम ने पीजो 2 नामक एक सेंसर तथा पीजो 2 नामक एक जीन की भी खोज की और दोनों ने मिलकर TRPM8 रिसेप्टर की खोज की जो अत्यंत कम यहां पे तापमान पर सक्रिय रूप से आपको काम करता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कई प्रकार की खोज और कार्यों को लिए यहां पर 2021 का नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। लास्ट में यहां पे रसायन पुरस्कार है, इसके बारे में भी नोबेल देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया किसे गया 2021 में? यह एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटिलिसिन, ठीक है, एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटिलिसिन के लिए नामक यहां पे अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका खोजने के लिए दिया गया। यह संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट व डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। ये उत्प्रेरक होते हैं और इनका यहाँ पे प्रयोग जो होता है पर्यावरण अनुकूलन को सरलता से उत्पादन करना, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग करना, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, इत्र और खाद्य पदार्थों में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनकी जो खोज की गई है किस चीज़ को लेकर, एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटिलिसिन की खोज और उसको निर्माण करने के नए तरीके को, जिस तरीके से उनको निर्माण करने के जो नए तरीके इनके द्वारा खोज की गई है उसके लिए इन 2 वैज्ञानिकों को नाम क्या है इनके, तो डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को रसायन क्षेत्र का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया नोबेल का। तो आज के घटनाक्रम में साइंस एंड टेक के अंतर्गत हमने यहाँ पर जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के घटनाक्रम को देख लिया। चैप्टर वाइज हमने यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ पढ़ लिया हमने। इसमें जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ा, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ाया गया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में इसमें आपको जानकारी दी गई, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े, ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, IPR के बारे में पढ़ा और पुरस्कारों को लेकर भी डिस्कस किया। तो अब आपका काम है इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट वीडियो क्योंकि आपको अगले वीक आपको मिलेगा, एनवायरनमेंट का आपको अगला वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। और लेकिन उस वीडियो को आने से पहले आपका काम है कि साइंस एंड टेक के बारे में इस वीडियो से मल्टीपल टाइम स्टडी करो। जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको अच्छे से स्टडी करना, जो टॉपिक्स लेक्चर यहाँ पर हमने पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ना और जो चैप्टर यहाँ हाईलाइटेड हुए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पे हाईलाइटेड हैं उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करिए। बाकी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीक पर्यावरण के आपके मास्टर करंट अफेयर सीरीज के साथ।
इस वीडियो को यहाँ पर तब तक अच्छे से रिवीजन करिए और साइंस एंड टेक की अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।